Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter coordination compounds, and today it's the turn of question number 18. So the question is, what is crystal field splitting energy? How does the magnitude of delta O decide the actual configuration of d orbitals in a coordination entity? क्या बताना है बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि जो डेल्टा ओ है या फिर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कैसे डिसाइड करती है या कैसे अफेक्ट करती है एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन को फॉर अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यहां पर देखेंगे बेटा, when ligands approach a transition metal ion, the d orbitals split into two sets, one with lower energy and the other with higher energy। ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं मेटल को, तो मेटल के पास अभी ये 5 ऑर्बिटल्स हैं जो डीजनरेट हैं। डीजनरेट का मतलब क्या हुआ, अभी इनकी एनर्जी सेम है। तो जब लिगेंड्स ने इनको अप्रोच किया, उसके बाद क्या हुआ बेटा, ये डी ऑर्बिटल्स जो हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं दो सेट में। एक सेट वो जिसकी एनर्जी होती है कम, जिसको हम बोलते हैं T2G सेट, एंड एक सेट वो जिसमें दो ऑर्बिटल्स होंगे और उसकी एनर्जी हायर होगी। क्लियर? तो इन दो सेट्स के बीच में, T2G और EG सेट के बीच में जो डिफरेंस होता है एनर्जी का, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या फिर इसी को हम बोलते हैं डेल्टा O। यहां पर ये है आपके पास बेरी सेंटर। बेरी सेंटर से T2G की जो एनर्जी है वो होगी 2/5 ऑफ डेल्टा O, एंड बेरी सेंटर से EG की जो एनर्जी है वो होगी बेटा 3/5 डेल्टा O। So this is the crystal field splitting energy. So the difference of energy between the two sets of orbitals is called crystal field splitting energy, जिसको हम डेल्टा O से डिनोट करते हैं in case of octahedral field। अभी हम बात कर रहे हैं octahedral field की। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है, how does the magnitude of delta O decide the actual configuration of d orbitals in a coordination entity? उसके लिए देखो बेटा, हम यहां पर बनाएंगे दो सेट, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। यह है आपके पास T2G एंड यहां पर ये है EG। यहां पे भी आपने दो सेट्स बनाए, दिस इज T2G एंड दिस इज EG। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में देख के ही पता चल रहा है, एक में डेल्टा O की वैल्यू कम है और एक में डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा है। अब देखो बेटा, यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करना स्टार्ट किया। हम बात कर रहे हैं, मान लो D4 कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, तो 1 2 3 तीन इलेक्ट्रॉन्स यहां पर फिल कर दिए। दूसरे सेट में भी 1 2 3 ये तीन इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आपने फिल कर दिए। अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है उसके पास दो रास्ते हैं। दो रास्ते मतलब या तो वो यहां पर T2G वाले ऑर्बिटल में ही पेयर अप हो जाएगा, या फिर वो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो चले जाएगा EG ऑर्बिटल में। अब ये डिसाइड कैसे करेंगे, ये डिसाइड करेंगे स्प्लिटिंग एनर्जी से। मतलब अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो यहां पे क्या है बेटा, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कम है और जो पेयरिंग एनर्जी है वो ज्यादा होगी। P इज फॉर पेयरिंग एनर्जी। और जो दूसरे वाला सेट आपने बनाया है उसमें जो डेल्टा O की वैल्यू है वो ज्यादा है देन पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी का मतलब क्या हुआ, पेयर होने के लिए जो एनर्जी यहां पर चाहिए होगी दैट इज पेयरिंग एनर्जी। ठीक, तो अब यहां पे देखो, क्योंकि यहां पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम है और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, तो क्या होगा, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा, ऑब्वियसली सबको स्टेबल होना है तो वो फोर्थ इलेक्ट्रॉन चले जाएगा EG ऑर्बिटल में। क्लियर? और जब आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर पेयर अप हो जाएगा। ठीक, अब यहीं से हम डिसाइड करते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। जहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर अप नहीं हुए हैं, यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कि ये बनाएंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई है वो होंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, जो लिगेंड्स स्प्लिटिंग एनर्जी को कम रखते हैं, मतलब जिन लिगेंड्स के प्रेजेंस में स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम आती है उनको हम बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स, एंड जिनके प्रेजेंस में जो स्प्लिटिंग है वो ज्यादा होगी, मतलब आपको मिलेगी लार्ज वैल्यू ऑफ CFSE, उनको हम बोलेंगे कि वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। क्लियर? अब देखो यहां पे हमने क्या क्या लिखा है। फर्स्ट पार्ट इज, इफ डेल्टा O इज लेस देन P, अगर CFSE की वैल्यू कम है, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंटर्स वन ऑफ द EG ऑर्बिटल्स गिविंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ T2G3 EG1. Ligands for which delta O is less than P are known as weak field ligands and form high spin complexes. ये बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट की। क्लियर? अब सेकेंड एग्जाम्पल में हमने क्या देखा, if delta O is greater than P, it becomes more energetically favorable for the fourth electron to occupy a T2G orbital with configuration T2G4 EG0. Ligands which produce this effect are known as strong field ligands and form low spin complexes.
ठीक है, तो CFSE वैल्यू पर डिपेंड करता है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्लियर? तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।